जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इस वीडियो में मैं हमारी अमरनाथ यात्रा की जो जम्मू से पहलगाम बस से, पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर शेयर टैक्सी से, चंदनवाड़ी से शेषनाग बेस कैंप तक पैदल 12 किलोमीटर की, शेषनाग से पंचतरणी 14 किलोमीटर पैदल, पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ जी गुफा 6 किलोमीटर और वापसी करते हुए पवित्र अमरनाथ जी गुफा से बाल्टाल तक 15 किलोमीटर पैदल की हुई जर्नी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप भी अगर अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, ताकि यात्रा करते वक्त आपको यात्रा रूट और यात्रा प्रोसेस के बारे में पहले से ही जानकारी हो और यात्रा करते वक्त आपको किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, हम अमरनाथ जी की यात्रा पहलगाम के नजदीक की चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से एंट्री करके पैदल ही पूरी करने वाले थे। हमारा चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से 2 जुलाई का एंट्री परमिट था, तो हम 1 जुलाई को सुबह 4 बजे ट्रेन से जम्मू के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर ही फ्रेश होकर स्टेशन के बाहर बने श्राइन बोर्ड के काउंटर पर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और यात्रा परमिट दिखाकर फ्री में हमने RFID कार्ड बनवाया। RFID कार्ड का यह काउंटर सुबह 6 बजे ओपन होता है। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यात्रा के दौरान यात्रियों को ट्रैक करने में यह कार्ड मदद करता है। यात्रा समाप्त होने तक आपको यह कार्ड हमेशा गले में पहनकर रखना है। यात्रा परमिट, आधार कार्ड और RFID कार्ड दिखाए जाने पर ही चेक पोस्ट से यात्रा के लिए एंट्री दे दी जाती है। RFID कार्ड बनवाकर हम जम्मू रेलवे स्टेशन से सीधे 4 किलोमीटर दूर भगवती नगर बेस कैंप ऑटो से पहुंचे। हमारा चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से 2 जुलाई का एंट्री परमिट था, तो हमें 1 जुलाई को रात तक यानी आज रात तक ही पहलगाम बेस कैंप पहुंचना था। इसलिए हमने भगवती नगर बेस कैंप के बाहर ही एक ट्रैवल एजेंट से जम्मू से पहलगाम के लिए प्राइवेट मिनी बस का टिकट बुक किया। यह टिकट हमें पर यात्री 1000 रुपए को मिला। हमारी बस सुबह लगभग 8 बजे जम्मू से निकली और शुरू हो गई हमारे ड्रीम जर्नी बाबा अमरनाथ की यात्रा की। जय भोले, हर हर महादेव। दोस्तों, जो यात्री कॉन्वॉय के साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें यात्रा परमिट और आधार कार्ड दिखाकर भगवती नगर बेस कैंप में एंट्री दे दी जाती है। कैंप में यात्रियों के लिए सारे इंतजाम किए होते हैं। कैंप में 50 रुपए में AC हॉल और 25 रुपए में नॉन AC हॉल में रुकने की व्यवस्था है। जम्मू पहुंचने के बाद आपको खाना खाने के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर और आगे यात्रा में जगह जगह यात्रियों को भंडारों में फ्री में अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। बेस कैंप के अंदर से ही आप बस काउंटर से बाल्टाल या पहलगाम के लिए बस बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेमी डिलक्स, डिलक्स और AC बसें मिलती है। यहाँ भगवती नगर बेस कैंप में आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ यात्रियों की ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ के कारण आपको हर जगह लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। बेस कैंप में भी आपको RFID कार्ड बनवाने का काउंटर मिल जाएगा। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में आकर भी आप अपना मेडिकल और यात्रा परमिट बनवा सकते हैं, लेकिन आपको परमिट के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है और जब परमिट अवेलेबल होगा तभी आपको परमिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने गांव से ही परमिट बनवा के आइएगा। अमरनाथ यात्रा आप 2 जगह से या 2 मार्ग से कर सकते हैं। पहला मार्ग श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सोनमर्ग के पास बाल्टाल चेक पोस्ट से शुरू होता है। बाल्टाल से अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। यह बहुत ही कठिन चढ़ाई वाला नया बनाया हुआ मार्ग है। इस मार्ग से लगभग 1 से 2 दिनों में आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। दूसरा मार्ग पहलगाम के नजदीक चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से शुरू होता है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस 32 किलोमीटर है। यह पारंपरिक मार्ग है और ज्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है। बाल्टाल मार्ग की तुलना में चंदनवाड़ी वाला रास्ता लंबा है लेकिन कम चढ़ाई वाला है। साथ ही चंदनवाड़ी के रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। चंदनवाड़ी से शुरू करके गुफा दर्शन और बाल्टाल मार्ग से वापसी की यात्रा आप 3 से 4 दिनों में पूरी कर सकते हैं। आप अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी या कार से कॉन्वॉय के साथ पहलगाम या बाल्टाल जाना चाहते हैं तो आपको भगवती नगर बेस कैंप से CRPF ने दिया हुआ स्टिकर गाड़ी पर लगाना होता है। जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 300 से 400 बसों और गाड़ियों का कॉन्वॉय सुबह 4 बजे निकलता है। इस कॉन्वॉय को CRPF की पायलट गाड़ियों का संरक्षण मिलता है। कॉन्वॉय जाते वक्त रास्ते की पूरी ट्रैफिक रोक दी जाती है। कॉन्वॉय के साथ यात्रा करते वक्त हम खुद को VIP महसूस करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की पूरी प्लानिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी यह आई बटन वाली वीडियो जरूर देखें। देखते ही देखते सुबह के लगभग 10:30 बजे हम पहुंचे जम्मू से 90 किलोमीटर दूरी पर बनी चेनानी नशीर टनल यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल तक। यह 9 किलोमीटर की भारत की सबसे लंबी टनल है। इस टनल के कारण पटनी टॉप का भारी चढ़ाई वाला 30 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है। टनल की वजह से पटनी टॉप का 1.5 से 2 घंटे में पार होने वाला रास्ता हम सिर्फ 15 मिनट में पार कर लेते हैं। आगे लगभग 11:30 बजे रामबन के पास रास्ते के बाजू में बने भंडारे में खाना खाने के लिए हमारे ड्राइवर दोस्त ने गाड़ी रोकी। अमरनाथ यात्रा में भंडारे में खाना
खाना खाने का यह हमारा पहला अनुभव था। इस भंडारे की व्यवस्था, फूड क्वालिटी और यात्रियों का स्वागत करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। खाना खाकर श्री मणिमहेश सेवा मंडल भंडारे के आयोजकों का धन्यवाद करके हम आगे बढ़े। लगभग 2 बजे के आसपास हम बनिहाल काजीगुंडा टनल में पहुंचे। यह टनल भी लगभग 9 किलोमीटर लंबी थी। बनिहाल टनल जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से जोड़ती है। बनिहाल टनल खत्म होते ही हम कश्मीर वैली में एंट्री करते हैं और यहाँ से हमें खूबसूरत वादियाँ दिखाई देती है और साथ ही साथ हमारे सुरक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी नजर आती है। आप अपनी सुरक्षा की जरा सी भी चिंता ना करें। भारतीय सेना और सीआरपीएफ आपकी सुरक्षा में पल पल और हर जगह आपको दिखाई देगी। अब तक हम श्रीनगर कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 से यात्रा कर रहे थे। यही रास्ता सीधा 60 से 70 किलोमीटर दूर श्रीनगर तक जाता है और श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर आगे बालटाल बेस कैंप तक पहुंचता है। श्रीनगर, श्री यानी लक्ष्मी, श्रीनगर यानी लक्ष्मी जी का नगर। लेकिन हमें तो पहलगाम जाना था, इसलिए यहाँ से हम राइट टर्न लेके अनंतनाग होते हुए पहलगाम पहुंचेंगे। अनंतनाग यानी अनेक नागों का नगर। अनंतनाग जिला मुख्यालय है और इसी जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा आती है। अनंतनाग सिटी के समाप्त होते होते राइट साइड में रोड से अंदर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन, भव्य मगर भग्न अवस्था में मार्तंड सूर्य मंदिर है। गाड़ी से तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आज भी भग्न अवस्था में मंदिर की चट्टानें खड़ी होकर सूर्य भक्तों का इंतजार कर रही। हम लगभग 4 बजे पहलगाम पहुंच गए। शिवजी के वाहन नंदी के नाम से इस स्थान को बैलगाम कहा जाने लगा और आगे बैलगाम को ही पहलगाम के नाम से पहचाना जाने लगा। पहलगाम में हम एक छोटे से होटल में रुके। 400 रुपए पर हेड के हिसाब से 1200 रुपए में हम तीनों ने लिड्डर नदी के किनारे सुंदर सा सारी बेसिक सुविधा वाला एक रूम ले लिया। होटल वाले की मदद से ही दूसरे दिन सुबह जल्दी चंदनवाड़ी जाने के लिए पर हेड 200 रुपए से हमने शेयर टैक्सी बुक की और फ्रेश होकर हम निकल पड़े सुंदर सा पहलगाम देखने। पहलगाम में हमने 1.5 से 2 घंटे में कुछ खूबसूरत गार्डन्स देखी। दोस्तों, आप पहलगाम में बेस कैंप में भी रुक सकते हो। बेस कैंप में 400 से 500 रुपए में टेंट में एक बेड मिल जाता है। बेस कैंप में यात्रा संबंधित जरूरी चीजों की कुछ दुकानें भी होती है। कैंप में भंडारे और अन्य सारी सुविधाएं पूरी सुरक्षा के साथ होती है। बेस कैंप में एंट्री करने के बाद सुरक्षा कारण हेतु आप कैंप के बाहर नहीं आ सकते। आपको कैंप के अंदर ही रहकर आराम करना होता है। चंदनवाड़ी जाने के लिए बेस कैंप का गेट दूसरे दिन सुबह 5 बजे ओपन होता है। वहीं से आपको चंदनवाड़ी जाने के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी। पहलगाम के गार्डन देखने के बाद हमें रास्ते में छोटा सा मगर खूबसूरत गौरी शंकर मंदिर दिखा। वहाँ आरती चल रही थी। अमरनाथ जाने के लिए आए बहुत सारे भक्त आरती में आए थे। शाम के 7:30 बजे थे, लेकिन दिन की रोशनी अभी भी काफी अच्छी थी। मंदिर में आरती के बाद वहीं भंडारे में हमने खाना खाया और होटल लौटाए। दोस्तों, भारत में अन्य जगह मंदिरों में पूजा और आरती होना सामान्य बात है, लेकिन पहलगाम में यह मंदिर होना और वहाँ पर आरती होना यह बहुत बड़ी बात है, यह आप जान लें। दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठकर जल्दी से तैयार होकर लगभग 4 बजे अंधेरे में हम टैक्सी में जाकर बैठे। टैक्सी की भी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारी बसें या प्राइवेट गाड़ियों को सिर्फ पहलगाम तक ही आने की परमिशन होती है। पहलगाम से आगे चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें शेयर टैक्सी से जाना होता है। चंदनवाड़ी जाने के लिए पहलगाम से टैक्सी गेट सुबह 5 बजे ओपन होता है। लगभग सुबह 5:30 बजे हम चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पहुंच गए। चेक पोस्ट पर जिगजैग वाली लंबी लाइन थी, लेकिन 5 से 10 मिनट में ही हमारा यात्रा परमिट, आधार कार्ड और RFID कार्ड चेक करके हमें यात्रा के लिए एंट्री दे दी गई। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। जिस डेट का यात्रा परमिट है, आपको यात्रा के लिए चेक पोस्ट से उसी डेट को एंट्री दे दी जाएगी। हमारा यात्रा परमिट 2 जुलाई का था, तो हमको 2 जुलाई को चेक पोस्ट से एंट्री दे दी जाएगी। अगर मैं परमिट से पहले चेक पोस्ट पर जाऊं, यानी 1 तारीख या 30 तारीख को, तो मुझे एंट्री नहीं दी जाएगी। मुझे परमिट की डेट तक यानी 2 जुलाई तक इंतजार करना होगा। अगर इमरजेंसी में तबीयत खराब होने की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ के कारण हमें 1 या 2 दिन चेक पोस्ट पर आने में लेट हो जाता है, तो योग्य कारण बताने पर यात्रा परमिट की डेट के 1 या 2 दिन बाद भी यात्रा के लिए एंट्री दे दी जाएगी। यह बात आप जान लीजिए। आप यात्रा परमिट पर लिखी डेट को ही एंट्री लेने का पूरा प्रयास कीजिएगा और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा प्लानिंग कीजिएगा। चंदनवाड़ी में शिवजी ने अपने सिर पर रखे चांद को छोड़ा था, इसी वजह से इस जगह को चंदनवाड़ी कहा जाता है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर बहुत सारे लाठी बेचने वाले होंगे। उनसे हमने 30 से 40 रुपए में हाथ में ठीक से बैठने वाली लाठी खरीद ली। यह लाठी पूरी यात्रा में बालटाल तक चढ़ाई करते वक्त और उतरते वक्त बहुत काम आती है। यहीं पर बहुत सारे भंडारे लगे हुए होते हैं। भंडारों में अपनी पसंद का नाश्ता करें, पानी बोतल भर के ले। एक महत्वपूर्ण बात, आपको खाली पेट चढ़ाई वाली यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है। भंडारे के पास ही बहुत सारे घोड़े और पालकियां आपको दिखेगी। घोड़े और पालकियों के रेट साइन बोर्ड ने फिक्स किए रहते हैं। जिसको घोड़े या पालकी से जाना है वह
वह यहाँ से जा सकता है। अगर कोई पैदल यात्रा कर रहा हो और बीच रास्ते में उसे थकान आए और वह घोड़ा या पालकी करना चाहता हो तो बीच रास्ते में भी उसको घोड़ा या पालकी आसानी से मिल जाएगी, इसकी ज्यादा चिंता ना करे। यहीं से शुरू होती है हमारी पैदल अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, जो अगले 3 से 4 दिनों तक हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच चलेगी। दोस्तों, इस कठिन यात्रा के रास्तों की यानी रूट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस आई बटन वाली वीडियो में दे दी है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यात्रा शुरू होते ही 10 से 15 मिनट हम लिड्डर नदी के किनारे से खूबसूरत नजारे देखते हुए चलेंगे। लगभग आधा किलोमीटर खत्म होते ही शुरू होती है यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई, पिस्सीटॉप की चढ़ाई। पिस्सीटॉप की जगह पर ही देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी। इसमें देवता विजयी हुए। मरे हुए राक्षसों के शरीरों को एक के ऊपर एक गिरने के कारण एक ऊंचा पहाड़ बना, उसी पहाड़ी का नाम पिस्सीटॉप पड़ गया। आप पिस्सीटॉप की यह कठिनतम चढ़ाई धीरे धीरे आराम से चढ़े। 5-5, 10-10 कदम चढ़ाई के बाद थोड़ा थोड़ा रुके, सांस को ज्यादा फूलने ना दे। बीच में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा घुट-घुट पानी पीते रहे। लगभग 2000 फीट और 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में हमें 3 घंटे लगे। हम सुबह 9 बजे पिस्सीटॉप की चोटी पर पहुंच गए। अमरनाथ यात्रा करते वक्त हमारे पास अति आवश्यक लेकिन बहुत ही कम वजन का सामान होना चाहिए। हमारे बैग का वजन जितना कम होगा, चढ़ाई करने में हमें उतना ही आसानी होगी और आनंद मिलेगा। आप अपने साथ एक सैग में बैठ पाए इतना ही सामान लेके चले। चढ़ाई करते वक्त आपकी बैग पीठ पर होगी, एक हाथ में लाठी होगी और दूसरा हाथ कुछ पकड़ने के लिए खाली होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर क्या क्या सामान लेकर जाना है, इसके संबंध में आप मेरी पैकिंग पर बनी आई बटन वाली यह वीडियो जरूर देखिएगा। सुबह 9 बजे हम पिस्सीटॉप की चोटी पर पहुंच गए। पिस्सीटॉप पर भी भंडारे होते हैं। पिस्सीटॉप पहुंचने पर हमने यहाँ अलग ही माहौल देखा। भंडारों में बड़ी बड़ी आवाजों में स्पीकर पर भोले बाबा के गाने लगे हुए थे और यात्रीगण इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर थकने के बावजूद भंडारों में आकर खुशी से भोले बाबा के गानों पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, पिस्सीटॉप की चढ़ाई चढ़ने का आनंद मना रहे थे और उसके बाद ही खाना खाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे। बड़ा ही अद्भुत नजारा था ये। यहाँ से आगे जाजिबल के भंडारे तक लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता सीधा और ढलान वाला। हम खूबसूरत नजारे देखते देखते आराम से 12 बजे जाजिबल पहुंचे। वहाँ भंडारे में खाना खाया, थोड़ा आराम किया और आगे बढ़े। जाजिबल से नागाकोटी 2 किलोमीटर का रास्ता भी आसान ही है। आखिर में नागाकोटी की चढ़ाई थोड़ी कठिन है। यहाँ पर सीढ़ियाँ या स्टेप्स बनी हुई है। नागाकोटी की चढ़ाई करने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और लगभग 2 बजे हम आगे बढ़े। नागाकोटी से 20 से 25 मिनट चलने के बाद हमें सामने ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वतों से घिरी नीले पानी की बड़ी सी झील दिखाई दी, शेषनाग झील या वासुकी झील। शिवजी के गले में जो सांप है उसका नाम वासुकी है। शिवजी ने अमरनाथ जाते वक्त अपने गले के सांप को उतारकर यहीं पर रख दिया। इसी कारण इस झील को वासुकी झील या शेषनाग झील कहते हैं। इस झील का सौंदर्य हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और न ही कैमरे में ठीक से उतार सकते हैं। इस झील के किनारे हम प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए थोड़ी देर बैठ गए। यहाँ से जाने का तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन भोले बाबा के दर्शन के भी आस, तो हम झील के किनारे किनारे लंबे रास्ते से चलते हुए थोड़ी हल्की चढ़ाई करके शेषनाग बेस कैंप शाम को लगभग 5 बजे पहुंच गए। शेषनाग बेस कैंप से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आगे जाने के लिए एंट्री दे दी जाती है, इसलिए हमें आज रात शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। हमने 500 रुपए पर यात्री किराया देकर टेंट में एक बेड बुक किया। एक टेंट में 10 लोग रहते हैं। टेंट में गद्दी और रजाई होती है। बेस कैंप में बहुत अच्छे भंडारे भी होते हैं। आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लग रही हो तो यहाँ कैंप में बने हुए हेल्थ सेंटर में आप डॉक्टरों के पास जा सकते हैं। यात्रा करते वक्त बहुत सारे लोग अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता है। बेस कैंप का एरिया भी बहुत बड़ा होता है और लोगों की भीड़ भी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में अपनों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बेस कैंप के गेट के पास कंट्रोल रूम में अनाउंसमेंट के लिए एक स्पीकर लगाया गया है। उस पर बिछड़े साथी का नाम अनाउंस करने की सुविधा है। अगर आपका कोई साथी ग्रुप से बिछड़ भी जाए तो चिंता न करे, रास्ते में सीआरपीएफ गश्त लगाती है। किसी भी यात्री को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सीआरपीएफ के जवान यात्री की हर संभव मदद करते हैं। यात्री को बीच रास्ते में बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता, उसे कैंप तक लाया ही जाता है। यहाँ पर टेम्पररी टॉयलेट और बाथरूम बने हुए होते हैं। क्लीननेस भी बहुत अच्छी होती है। नहाने के लिए 50 रुपए में गर्म पानी की एक बकेट मिल जाती है। बेस कैंप में जनरेटर से लाइट चलती है जो कभी भी जा सकती है, इसलिए आपकी बैटरी या मोबाइल आपके पास ही रखें। रात को टॉयलेट या कुछ अन्य जगह जाना हो तो आपको लाइट की जरूरत पड़ सकती है। हमारा आज का दिन पूरा हुआ। हमने भंडारे में थोड़ा सा खाना खाया। हम सुबह 3 बजे उठे थे और ज्यादा चढ़ाई और दिन भर चलने के कारण बहुत ही थक गए थे, तो हम टेंट में जाकर आराम से सो गए। शेषनाग बेस कैंप में सुबह उठने के बाद जब हमने अपने टेंट से बाहर आकर देखा तो हमें स्वर्ग की अनुभूति महसूस करने वाला नजारा दिखाई दिया। कैंप के चारों तरफ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और सूरज की पहली किरण बर्फीली पर्वत चोटियों पर गिरने के कारण पर्वत की चोटियां सुनहरी यानी गोल्डन नजर आ रही थी।
शेषनाग बेस कैंप में सुबह फ्रेश होकर नाश्ता करके लगभग 7 बजे हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। कैंप से बाहर आते ही हमें सामने लंबा चढ़ाई वाला रास्ता दिखाई दिया। ये चढ़ाई पूरी करते करते आज हम इस यात्रा की सबसे ऊंची जगह पहुंचने वाले थे, 14,800 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि महागणेश टॉप पर। महागणेश टॉप की चढ़ाई कल की पिस्सू टॉप की चढ़ाई की तरह एकदम स्टीप तो नहीं थी, लेकिन यह चढ़ाई एक लंबे स्लोप में थी और हमें हर एक कदम के साथ हाई एल्टीट्यूड पर ले जा रही थी। आप इस चढ़ाई में भी धीरे धीरे 5-5, 10-10 कदम चलकर रुकते हुए चले। महागणेश टॉप की चढ़ाई में कुछ बुजुर्ग लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। इस चढ़ाई के दौरान डॉक्टरों की एक टीम यहाँ हमेशा तैनात रहती है और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ाई के दौरान थोड़ी थोड़ी दूरी पर हेल्पर्स भी मौजूद रहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत ऑक्सीजन दिया जा सके। यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर थे कि हमें लग रहा था कि हम स्वर्ग का रास्ता ही चढ़ रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर की थकान भरी चढ़ाई के बाद 10 बजे के आसपास हम वाबल पहुंच गए। वाबल में भंडारे में हमने हल्का सा खाना खाया और आगे बढ़े। आगे 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद हम महागणेश टॉप पर पहुंच गए। अमरनाथ गुफा जाते वक्त शिव जी ने उनके बेटे गणेश जी को यहाँ पर छोड़ा था, इसलिए इस स्थान को महागणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महागणेश टॉप अत्यधिक ऊंचाई पर यानी 14,800 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हवा का दबाव कम रहता है और इसलिए कुछ व्यक्तियों को ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए महागणेश टॉप पर ज्यादा देर ना रुके, जल्दी से नीचे की तरफ आगे बढ़े। हम लगभग 11:30 बजे महागणेश टॉप पर पहुंच गए थे। महागणेश टॉप से पंचतरणी तक आगे का पूरा रास्ता अब ढलान वाला ही है। महागणेश टॉप से 3 किलोमीटर चलकर लगभग 2 बजे के आसपास हम पहुंच गए यात्रा के सबसे बेहतरीन पोषपत्री भंडारे में। हम इसे 5 स्टार भंडारा कहते हैं। यहाँ आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पर पाव दबाने की मशीन भी रखी होती है, जिसकी इच्छा हो वह फ्री में मशीन से खुद के पांव दबाकर आराम महसूस कर सकता है। पोषपत्री भंडारे में स्वादिष्ट खाना खाकर लगभग 3 बजे हम पंचतरणी की तरफ बढ़े। पंचतरणी तक आगे का 7 किलोमीटर का रास्ता पूरा का पूरा ढलान वाला था। हम आराम से शाम 7 बजे पंचतरणी पहुंचे। पंचतरणी एक बड़ा सा नदी पात्र है। इसी नदी पात्र में पंचतरणी बेस कैंप बनाया हुआ है। शिव जी ने यहाँ अपने 5 तत्वों को यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी या भूमि को पीछे छोड़ा था, इसलिए इस स्थान को पंचतरणी कहते हैं। रात को हमने पंचतरणी बेस कैंप में 500 रुपए पर यात्री की रेट पर एक बेड लेकर टेंट में रुक गए। पैदल यात्रा के तीसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे नाश्ता करके हम पंचतरणी से आगे बढ़े। बेस कैंप छोड़ते ही हमें हेलीकॉप्टर के हेलीपैड नजर आए। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं वे लोग पहलगाम या बालटाल इन दोनों जगह से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से आगे अमरनाथ गुफा तक 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्हें पैदल, घोड़े या पालकी से तय करना पड़ता है। अब हम यात्रा की सबसे आखिरी चढ़ाई चढ़ने वाले थे, संगम टॉप की चढ़ाई। पंचतरणी से संगम टॉप 3 किलोमीटर है और यह चढ़ाई एकदम थका देने वाली और स्टीप चढ़ाई है। संगम टॉप पर बालटाल का रास्ता और पहलगाम का रास्ता एक हो जाता है, इसलिए इसे संगम टॉप कहते हैं। संगम टॉप की चढ़ाई के रास्ते में बहुत ज्यादा धूल होती है। हमने आराम से लगभग 10 बजे के आसपास संगम टॉप पार किया। जैसे ही हम संगम टॉप से आगे बढ़े, हमें दूर से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। गुफा के दूर से ही, केवल दर्शन मात्र से ही यात्रा की पूरी थकान दूर हो गई। हमारा रोम रोम आनंद से भर गया। हम धीरे धीरे लगभग 11:30 बजे तक गुफा के बेस तक पहुंच गए। बाबा बर्फानी के दर्शन करके हम आज रात को यही भोले बाबा के चरणों में रुकने वाले थे, इसलिए हमने गुफा के बेस में ही 500 रुपए पर हेड के हिसाब से टेंट में बेड बुक कर लिए। फ्रेश होकर लगभग 1 बजे के आसपास हम भोले बाबा के दर्शन के लिए निकले। जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है उस गेट से आगे गुफा के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने मोबाइल वहीं एक दुकान में रख दिए। अमरनाथ की गुफा आकार में बहुत ही बड़ी है, लगभग 130 फीट ऊंची और उतनी ही लंबी और चौड़ी गुफा है। गुफा में पानी की बूंदे टपकने से 10 से 15 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग निर्माण होता है। शिवलिंग की तरह ही यहाँ पर माता पार्वती जी और गणेश जी की और 2 आकृतियां बनती है। बर्फ के बने शिवलिंग को बाबा बर्फानी या अमरनाथ के रूप में पूजा जाता है और माता पार्वती की बनी आकृति की पूजा पावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मानकर की जाती है। हम अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गए और हमने बाबा बर्फानी के, माता पार्वती और गणेश जी के बड़े ही अद्भुत, नयनरम्य और पवित्र दर्शन बड़े ही आस्था पूर्वक किए। हमारे दर्शन एकदम शांति से हो गए। अब मैं आपको अमरनाथ जी की कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। यह कहानी भी बड़ी रोचक है। अमर कथा कुछ इस प्रकार है। आपने शिव जी के गले में मुंड की माला देखी होगी। शिव जी के गले में मुंड की माला क्यों रहती है? यह सवाल पार्वती माता के मन में भी आया और पार्वती माता ने पूछा कि आप गले में ये मुंड की माला क्यों पहनते हैं? तब शिव जी ने कहा कि ये मुंड आपके हर एक जन्म के प्रतीक के रूप में मैं पहनता हूँ। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती माता ने पूछा
मेरी हर जन्म में मृत्यु होती है और मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ता है, तो आप अमर कैसे हैं? आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? तो शिव जी ने कहा, इसका जवाब अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें ऐसी जगह मेरे साथ चलना पड़ेगा जहाँ अमरत्व का रहस्य कोई दूसरा ना सुन सके। पार्वती माता तैयार हो गई और शिव जी उन्हें अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए ऐसी जगह लेकर जाने लगे जहाँ वो रहस्य कोई ना सुन पाए। लेकिन शिव जी और पार्वती माता के साथ सभी गण और उनके प्राणी चढ़ पड़े। पहलगाम में आने के बाद शिव जी ने नंदी को छोड़ा। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने सर से चांद को उतारकर वहां पे रखा और आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उनका पीछा पिशाच कर रहे थे। तब पिशाचों में और देवताओं में घनघोर युद्ध हुआ। पिशाचों के मरने के बाद उनका जो ढेर है उसी को ही पिस्तौटॉप कहते हैं। शिव जी आगे बढ़े। शेषनाग लेक की जगह उन्होंने अपने गले से सांप निकाला और वहां रखा और आगे बढ़े। महागणेश टॉप के पास जाकर शिव जी ने गणेश जी को वहां पे छोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पंचतरणी में शिव जी ने अपने 5 तत्वों को छोड़ दिया। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को शिव जी ने वहां छोड़ दिया और वो आगे बढ़े और अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। अमरनाथ की गुफा में पहुंचने के बाद शिव जी ने अग्नि का आह्वान किया और गुफा के पास का सारा भाग अग्नि से जला दिया। अब वो आश्वस्त हो गए कि अमर कथा पार्वती जी के अलावा और कोई नहीं सुनेगा और उन्होंने पार्वती माता को अमरत्व की कथा सुनाई। लेकिन न जाने कहां से कथा सुनाते वक्त 2 कबूतरों का जोड़ा गुफा में आकर ऊपर बैठ गया था और उस कबूतर के जोड़े ने यह कथा सुनाई और तब से वो सफेद कबूतर का जोड़ा इसी गुफा में रहता है और तभी से अमरनाथ की पवित्र यात्रा आज तक चलती आ रही है। ऐसी है ये अमरनाथ की पवित्र कथा और बाबा भोले की महत्ता। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। अमरनाथ जी की गुफा से बालटाल तक का पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से स्टीप ढलान वाला है, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। उतरते वक्त बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा बन गया था। हम धीरे धीरे बालटाल तक पहुंच गए और वहां से अपने गांव अपनों के पास बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद लेकर और प्रसाद लेकर पहुंच गए। आप भी अमरनाथ जी के दर्शन लेने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।